अस्सलाम वालेकुम। इमरान सीरीज़ एक उर्दू जासूसी नावल सीरीज़ है जिसे पाकिस्तानी मुसन्निफ़ मज़हर कलीम ने तख्लीक किया है। अली इमरान एक अहम किरदार है, एक मज़ाहिया खुफिया एजेंट जो सीक्रेट सर्विसेज को X2 के तौर पर कंट्रोल करता है, लेकिन सीक्रेट सर्विसेज के एक आम रुकन के तौर पर काम करता नज़र आता है। सवाए चंद मुट्ठी भर लोगों के किसी को इनके सर्विसेज चीफ की हैसियत का इल्म नहीं। और आज आपके लिए हाजिर है इसी सीरीज़ का एक और सिलसिला, रॉक हेड एपिसोड 1। इमरान ने कार के फ्लैट के सामने गाड़ी रोकी और दरवाज़ा खोलने के लिए वो कार से उतरकर गैराज की तरफ बढ़ा ही था कि उसे सीढ़ियों के ऊपर किसी की आहट सी महसूस हुई। यूं लग रहा था जैसे ऊपर कोई मौजूद हो। उसका हाथ तेज़ी से जेब की तरफ बढ़ा। कोई कार रुकी तो है, कोई आया है बेटे। उसी लम्हे ऊपर बालकोनी से एक कपकपाती हुई सी आवाज़ सुनाई थी। दादा, वो बड़े साहिब हैं, हमें मारेंगे तो नहीं? एक बच्चे की तशवीश भरी आवाज़ सुनाई दी तो इमरान गिराज की तरफ जाने की बजाय तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। उसने देखा कि फ्लैट का दरवाज़ा बंद था और एक बूढ़ा आदमी जिसकी छोटी सी सफ़ेद दाढ़ी थी और उसके हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी, कोने में दुबका हुआ खड़ा था। उसके चेहरे पे शदीद खौफ के तासुरात मौजूद थे। उसकी आंखें इस तरह आधी बंद और आधी खुली हुई थी जैसे तेज़ रोशनी में चुंधिया गई हों। उसकी लाठी पकड़े एक 8-9 साल का बच्चा भी दुबका हुआ खड़ा था। उस बच्चे और बूढ़े दोनों के जिस्मों पर लिबास साफ सुथरा था, लेकिन लिबास की हालत बेहद खस्ता दिखाई दे रही थी। बच्चे के पैरों में बूट बगैर जुराबों के थे, अलबत्ता इन बूटों के ऊपर इस तरह रगड़ा गया था, यूं लगता था जैसे पुराने दौर में इस पे मौजूद पालिश को रगड़ रगड़ कर दोबारा चमकाने की कोशिश की गई हो। बूढ़े के पैरों में स्लीपर थे। बच्चे के चेहरे पर भी खौफ और परेशानी के मिले जुले तासुरात मौजूद थे। इमरान ने एक नज़र में ये सब कुछ देख लिया था। सर्दी की वजह से दोनों के जिस्म हल्के हल्के कांप रहे थे, क्योंकि इनके जिस्मों पर स्वेटर या गर्म लिबास कतई मौजूद ना था। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान ने ऊपर चढ़कर मुस्कुराते हुए इंतहाई नरम लहजे में कहा, और इसके इस तरह नरम लहजे में सलाम करने का इस बूढ़े और बच्चे दोनों पर इंतहाई खुशगवार असर नमूदार हुआ। इनके चेहरों पर मौजूद खौफ और परेशानी के तासुरात जैसे यकलक गायब हो गए। वालेकुम अस्सलाम। आप बड़े साहिब हैं? बूढ़े ने रुक रुक कर कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। मैं आपका बेटा हूँ बाबा जी, बड़ा छोटा साहिब नहीं हूँ। ये मेरा फ्लैट है, लेकिन आप यहाँ बाहर सर्दी में इस तरह क्यों खड़े हैं? आपने घंटी नहीं बजाई? शायद वरना सुलेमान आपको अंदर बिठाता। यहाँ तो बेहद सर्दी है, इमरान ने हैरान होकर कहा। बेटा, मगर मगर मैं तो बेहद गरीब आदमी हूँ साहिब। मैं तो बहुत गरीब हूँ जनाब। मेरा नाम करमदीन है जनाब, और ये मेरा पोता आसिफ है। मेरा इकलौता बेटा अहमद अली जनाब, अल्लाह की मर्ज़ी। वो रिक्शा चलाता था जनाब। वो 2 साल पहले रिक्शा उलट गया और मेरे बेटे की गर्दन की हड्डी टूट गई। बस फिर हम और भी गरीब हो गए। मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन अब भी मैं काम करता हूँ, और मेरा पोता और मेरी बहू, हम बादामों को तोड़कर इनकी गरियाँ निकालते हैं। मगर महंगाई बहुत है जनाब, हमारा गुजारा नहीं होता। मेरी ऐनक टूट गई थी, छोटे साहिब ने मुझे ऐनक दिला दी, लेकिन जनाब मैं बूढ़ा आदमी हूँ। सड़क पार करने लगा, एक आदमी मुझसे टकरा गया और ऐनक गिर कर फिर टूट गई। मेरे पास तो ऐनक लेने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं पोते को साथ लेकर छोटे साहिब के पास आया। मैंने घंटी बजाई। छोटे साहिब बाहर आए, मगर छोटे साहिब ने हमें धुतकार दिया। छोटे साहिब ने कहा, मैंने ठेका नहीं ले रखा ऐनक बनवाने का। छोटे साहिब ने दरवाज़ा बंद कर मेरा पोता रोने लग गया। वो कहता था कि हम वापस चले जाएं, लेकिन मुझे उस दुकानदार ने, जो हमसे गिरियाँ निकलवाता है, बताया था कि छोटे साहिब का एक बड़ा साहिब भी है, और बड़ा साहिब बहुत अच्छा आदमी है। इसलिए मैं यहाँ रुक गया कि शायद बड़े साहिब को मुझ बूढ़े पर रहम आ जाए और मेरी ऐनक बन जाए, वरना मुझे तो अब बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता। मैं तो अंधा हो गया हूँ ऐनक के बगैर।
बड़े साहिब, खुदा की कसम, मैंने जानबूझकर ऐनक नहीं तोड़ी। आपको खुदा का वास्ता बड़े साहिब, मुझ बूढ़े पर रहम करे, मुझे ऐनक दिलवा दे। मैं वादा करता हूँ कि अब इसमें धागा बांध कर रखूँगा। अब मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। आप मुझे ना धुतकारें बड़े साहिब, खुदा के लिए बूढ़े पर रहम करें। बूढ़े ने मुसलसल बोलते हुए कहा और आखिर में इसकी आंखों में से मुसलसल आंसू बहने लग गए। इसके दोनों हाथ इमरान के सामने बांध दिए। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं बाबा जी? आप मेरे वालिद की जगह हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप यहाँ आएं और सुलेमान आपको धुतकार दे? इमरान ने तेजी से आगे बढ़कर बूढ़े करमदीन के बंधे हुए दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहिब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप मेरे पोते आसिफ से पूछ लें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन आप छोटे साहिब को कुछ ना कहें। ऐसा ना हो कि वो दुकानदार को हमारी शिकायत कर दे और वो हमसे गिरियाँ निकलवाना बंद कर दे, तो हम भूखे मर जाएंगे, बूढ़े ने कांपते हुए लहजे में कहा। तो इमरान ने बेइख्तियार होंठ बीज लिए। उसने मखसूस अंदाज में 2 बार घंटी बजाई तो चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खोला और इस सुलेमान की शक्ल नज़र आई। आप आ गए और ये अभी तक यहीं खड़े हैं? सुलेमान ने इमरान और उस बूढ़े बच्चे को देखते हुए कहा। तुमने इन्हें धुतकार दिया है? इस कदर शदीद सर्दी में इन्हें बाहर खड़े रखा? इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। वो दरअसल मैंने इसे ऐनक दिलवा दी थी, मगर इसने तोड़ दी। वो इमरान के लहजे और चेहरे पर उभरे आने वाले तासुरात देखकर सुलेमान ने बुरी तरह घबराते हुए कहा, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ, मैं इन्हें साथ ले जा रहा हूँ, इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। और फिर वो बूढ़े करमदीन से मुखातिब हो गया। आओ बाबा जी, आओ मेरे साथ, मैं आपको ऐनक दिलवा दूँ। इमरान ने बूढ़े का बाजू पकड़कर उसे सीढ़ियों की तरफ ले जाते हुए कहा, अल्लाह आपको जज़ा देगा बड़े साहिब, आपकी आंखों का नूर सलामत रखेगा बड़े साहिब, बूढ़े ने मुसर्रत से कांपते हुए लहजे में कहा। मुझे आप बेटा कहेंगे, बड़े साहिब नहीं, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही झुककर उस लड़के का बाजू भी पकड़ लिया जो मुसलसल खामोश खड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर बेचारगी और बेबसी के तासुरात जैसे मुजस्सम हुए नज़र आ रहे थे। आओ आसिफ बेटे, आओ, इमरान ने कहा और आसिफ के चेहरे पर इस तरह मुसर्रत के तासुरात उभर आए जैसे इसे यकीन ही ना आ रहा हो कि बड़ा साहिब मुझे बेटा भी कह सकता है। साहिब, मैं इन्हें ऐनक दिलवा देता हूँ, सुलेमान ने जल्दी से बाहर आते हुए कहा। वापस जाओ, इमरान ने उसे बुरी तरह झड़कते हुए कहा और सुलेमान मुंह लटकाता हुआ खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए थे, लेकिन अब उसमें हिम्मत नहीं रही थी कि वो इमरान से मज़ीद कोई बात करता। सीढ़ियों से नीचे आकर इमरान ने कार का दरवाज़ा खोला और आसिफ को फ्रंट सीट पर बिठा दिया। आइए बाबा जी, बैठे, इमरान ने कार का अकबी दरवाज़ा खोलते हुए कहा। वो बड़े साहिब बेटा, मैं और कार में, बाबा ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसका ख्याल था कि इमरान ने शायद गलती से कार में बैठने का कह दिया है और वो कार में बैठ गया तो इमरान उसे धुतकार देगा। यह आपके बेटे की कार है बाबा जी, इसलिए आपका हक है कि आप इस कार में बैठें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और बाबा करमदीन का बाजू पकड़कर उसे अगबी सीट पर आराम से बिठा दिया। और फिर कार का दरवाज़ा बंद करके वो घूमकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फ्रंट सीट पे बैठा हुआ आसिफ कार की चीज़ों को इस तरह देख रहा था जैसे बच्चे वंडरलैंड पर पहुंचकर हर चीज़ को इंतहाई हैरत और दिलचस्पी से देखते हैं। इमरान ने कार स्टार्ट की और साथ ही हीटर भी ऑन कर दिया। दूसरे लम्हे कार तेज़ी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही। तुम्हें बोलना आता है आसिफ? इमरान ने साइड पर बैठे हुए आसिफ से मुखातिब होकर कहा। हाँ हाँ, मगर आप तो बड़े साहिब हैं, आसिफ ने बड़ी मासूमियत भरे लहजे में कहा। तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा और कहा, बड़े साहिब के सर पर सींग होते हैं और तुम्हें ख़तरा है कि अगर तुम बोले तो बड़े साहिब तुम्हें सींग मार देंगे। इमरान ने कहा था
तो आसिफ बेअख्तियार हंस पड़ा। नहीं, दादा ने कहा था तुम नहीं बोलना, कहीं बड़े साहिब नाराज ना हो जाए। आसिफ ने इस तरह मासूमियत में कहा तो इमरान एक बार फिर हंस पड़ा। तुम मुझे बड़ा साहिब नहीं कहोगे, अंकल कहोगे, समझ आई? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकल, वो क्या होता है? आसिफ ने मासूम से लहजे में पूछा। मैं तुम्हारे अब्बू का भाई हूँ और तुम्हारे दादा का बेटा हूँ, और अब्बू के भाई और दादा के बेटे को अंकल कहते हैं। इमरान ने समझाते हुए कहा। तो क्या आप सचमुच मेरे अंकल हैं? मेरे अब्बू के भाई और मेरे दादा के बेटे हैं? आसिफ ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। हाँ बेटा, सचमुच, इमरान ने कहा। तो आसिफ बेअख्तियार खुश हुआ, उछल पड़ा। उसके मासूम से चेहरे पर जैसे ये अखलक बेपनाह मुसर्रत के आबशार से बहने लग गए। आंखों में चमक सी आ गई थी। थोड़ी देर बाद इमरान ने कार एक ऑप्टिकल शॉप के सामने रोकी और फिर वो बूढ़े करम दीन को कार से उतार कर उसका बाजू पकड़कर दुकान में पहुंच गया। आसिफ भी साथ था। आपके यहाँ नज़र चेक करने का इंतज़ाम है? इमरान ने काउंटर पर मौजूद शख्स से मुखातिब होते हुए कहा। यस सर, हमारा अलहदा शोबा है इसके लिए, जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर साहिब चेक करते हैं। जदीद तरीन कंप्यूटर मशीनरी है। काउंटर बॉय ने इंतहाई मौदबाना लहजे में जवाब दिया। किस तरफ है? इमरान ने पूछा तो काउंटर बॉय ने एक राहदारी की तरफ इशारा कर दिया। इमरान बूढ़े का बाजू पकड़कर एक तरफ बनी हुई राहदारी में आया और चंद लम्हों बाद वो वाकई एक ऑफिस नुमा कमरे में मौजूद थे, जहां डॉक्टर और मशीनरी मौजूद थी। इमरान ने बूढ़े करम दीन की नज़र चेक कराई। बुढ़ापे की वजह से नज़र खासी कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन बाबा जी की आंखों में कोई बीमारी नहीं है। हालांकि इस उम्र में अक्सर पेचीदा बीमारियां आंखों में पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर ने बाबा करम दीन का कार्ड बनाते हुए इमरान से कहा। अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है जी, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर कार्ड पकड़कर वो बूढ़े करम दीन को लेते हुए वापस दुकान में आ गया। उसने 4 खासे मजबूत और कीमती फ्रेम पसंद किए, इनमें शीशे डालने का कह दिया। थोड़ी देर बाद चारों ऐनकें तैयार हो गईं। तो एक ऐनक इमरान ने बाबा करम दीन को पहनाई तो बाबा करम दीन इस तरह खुश हो गया जैसे किसी अंधे को अचानक नज़र आने लग जाए। उसका चेहरा मुसर्रत से खिल उठा था। अल्लाह तुम्हारी आंखों का नूर कायम रखेगा, बूढ़े ने मुसर्रत से कपकपाते हुए लहजे में कहा, और इमरान ने मुस्कराते हुए बाबा का शुक्रिया अदा किया और फिर बिल अदा करके बाबा और आसिफ को साथ लेकर दुकान से बाहर आ गया। अब बाबा करम दीन खुद ही चलता हुआ दुकान से बाहर आ गया था। ये तो मुझे पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आने लग गया है। पहले तो मुझे इस कदर साफ़ सुथरा नज़र नहीं आता था, बाबा करम दीन ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान समझ गया कि कम पैसों की वजह से नज़र चेक ना हुई थी और अंदाजे से ही ऐनक तैयार की गई होगी। जाहिर है कम पैसों की वजह से घटिया शीशे डाले गए होंगे, इसलिए बाबा को साफ नज़र नहीं आता होगा। हम कहाँ हैं बेटे? हमें रास्ता बता दो ताकि हम घर पहुँच जाएं। ये जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, बूढ़े करमदीन ने इधर उधर देखते हुए कहा। आप कार में बैठे, मैं आपके साथ आपके घर जाऊंगा, इमरान ने कहा और फिर उन्हें कार में बिठाकर आगे बढ़ गया। और फिर उसने एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के आगे कार रोकी। आप लोग बैठे, मुझे काम है, मैं भी आता हूँ, इमरान ने आसिफ और बाबा करमदीन से कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और डिपार्टमेंटल स्टोर में दाखिल हो गया। उसने वहाँ से अच्छी खासी ख़रीदारी की और छोटे बड़ी ख़रीदारी के पैकेट लाकर कार की डिग्गी में रख दिए और दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हाँ बाबा जी, अब बताएं आपका घर कहाँ है? इमरान ने अगली सीट पर बैठते हुए बाबा करमदीन से मुखातिब होते हुए कहा। मासूम शाह मोहल्ले में, बाबा ने जवाब दिया। मासूम शाह मोहल्ला कहाँ है? इमरान ने हैरान होकर पूछा, क्योंकि वो ये नाम पहली दफ़ा सुन रहा था। बड़े अस्पताल के पीछे है बेटे, बाबा करमदीन ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ, इमरान ने कहा और कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो जनरल अस्पताल को क्रॉस करके इसके अकब में फैली हुई आबादी में पहुँच गया।
फ्रंट सीट पर बैठे हुए आसिफ ने रास्ता बताना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद एक तंग सी गली के सामने पहुंच गया। इस गली में हमारा घर है अंकल, आसिफ ने कहा तो इमरान ने मुस्कुराते हुए कार रोकी और फिर वो नीचे उतर आया। बाबा करमदीन भी नीचे उतर आया। बाहर छोटी छोटी कई दुकानें थीं और वहाँ मौजूद सब लोग हैरत से इमरान और उसकी कार को देख रहे थे। इन सब के चेहरों से साफ महसूस हो रहा था कि इस गली में शायद स्पोर्ट्स कार पहली बार दाखिल हुई थी। बेटे, इसमें तुम्हें कहाँ बिठाऊं? हमारे घर में तो एक ही कमरा है, बिठाने की कोई जगह नहीं है, बूढ़े करमदीन ने इंतहाई परेशानी होते हुए कहा। तो क्या हुआ बाबा, मैं आपका बेटा हूँ, उसी कमरे में बैठ जाऊँगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और मुड़कर उसने कार की डिग्गी खोली और उसमें मौजूद छोटे बड़े पैकेज उठाए और फिर डिग्गी बंद कर दी। आसिफ उस दौरान भागकर शायद अपनी माँ को इनकी आमद के बारे में बताने गया था। इमरान बाबा करमदीन के साथ चलता हुआ गली में दाखिल हुआ और फिर वो वाकई में एक कमरे के सामने पहुंच गए। कमरे के दरवाजे पर एक फटा हुआ टाट पड़ा हुआ था और आसिफ बाहर खड़ा हुआ था। इस गली में सारे इसी टाइप के कमरे थे और कमरों से बच्चे और औरतें निकलकर हैरत से इमरान की तरफ इस तरह देख रही थी जैसे इमरान इंसान की बजाय कोई अजूबा हो, जबकि इमरान इन कमरों, वहाँ मौजूद बच्चों और औरतों की हालत देखकर दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रहा था। यहाँ लोग इस कदर ख़राब और ख़स्ता हालत पे रहते हैं, इसे इसका इल्म नहीं था। इसके होंठ भीज गए थे। अंकल, अम्मा कहती हैं कि आप कहाँ बैठेंगे, आसिफ ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। तुम्हारी अम्मा मेरी बहन है बेटे आसिफ, इसलिए तुम फिक्र ना करो, मैं भी तुम्हारे साथ ही अपनी बहन के साथ कमरे के फर्श पर बैठ जाऊंगा, इमरान ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा ताकि इर्द गिर्द मौजूद औरतें ये बात अच्छी तरह सुन लें। उसने देख लिया था कि इसका ये फ़िक्रा सुनकर इर्द गिर्द मौजूद औरतों के चेहरों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। उसी लम्हे पर्दा हटा और एक लागर उधेड़ उम्र सी औरत बाहर आ गई। आपने मुझे बहन कहा है, इसलिए अब कोई पर्दा नहीं है। भाई से बहन कैसे पर्दा कर सकती है? आ जाएं, अंदर आ जाएं, इस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा और पर्दा हटा दिया। इमरान सर बचाकर अंदर दाखिल हुआ। ये एक छोटा सा कमरा था जिसके एक कोने में दो टूटे हुए संदूक पड़े हुए थे। ज़मीन पर चटाइयाँ बिछी हुई थीं। दूसरे किनारे पर दो बिस्तर भी पड़े हुए थे। बाबा करमदीन और आसिफ दोनों इमरान के पीछे अंदर आ गए और फिर वो सब वहीं फर्श पर बैठ गए। बहन, ये मैं अंदाजे से तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ, इन्हें एक भाई का तोहफ़ा समझकर कबूल कर दो, इमरान ने दो बड़े डब्बे उठाकर आसिफ की माँ की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आसिफ की माँ ने इमरान का शुक्रिया अदा किया और बंडल पकड़कर खोल लिए, लेकिन बंडल में मौजूद लिबास देखकर उसके चेहरे पे इख्तियार बच सा गया। ये लिबास मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये तो बहुत कीमती है, आसिफ की माँ ने कहा। तो क्या हुआ, भाई का तोहफ़ा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई साहब, आप तो ये लिबास देखकर चले जाएंगे, लेकिन ये लिबास पहनकर मैं यहाँ औरतों की बातों का निशाना बन जाऊँगी। यहाँ कोई तस्लीम नहीं करेगा कि आप हम जैसे गरीबों का इतना महंगा तोहफ़ा देने आए हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं पहन सकती। वैसे आपका बेहद शुक्रिया, आसिफ की माँ ने होंठ भींचते हुए कहा। इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया और आसिफ की माँ की बात की गहराई समझ गया। इसे दरअसल अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग इस हद तक गुर्बत के माहौल में रहते हैं। ये कमरा आपका ज़ाती है? इमरान ने कहा। जी नहीं, किराए पर है, 40 रुपये माहवार किराया देते हैं। हम बड़े मोहल्ले में रहते थे, वहाँ आसिफ के अब्बा का अपना 3 कमरों का मकान था, लेकिन रिक्शा उलटने की वजह से वो टूट गया। रिक्शा मालिक ने हमसे इसकी मरम्मत की भारी रकम मांगी।
वो बदमाश बाअसर आदमी था। उसने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने रकम ना दी तो वो आसिफ को अगवा करके किसी के हाथ बेच देगा। हमारे पास इतनी रकम कहाँ थी। चुनाचा उसने हमारा मकान पर कब्जा कर लिया और हमें वहाँ से निकाल दिया। तब से हम यहाँ रहते हैं। आसिफ की माँ ने आहिस्ता आहिस्ता और दुख भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। कितनी रकम मांगी थी उसने? इमरान ने पूछा। 60,000 रुपये, आसिफ की माँ ने जवाब दिया। 60,000 रुपये रिक्शे की मुरम्मत पर तो खर्च नहीं हो सकते, इमरान ने होंठ पिचाते हुए कहा। रिक्शे का तो मामूली सा नुकसान हुआ था जनाब, लेकिन अक्सर नुकसान तो ये हुआ कि मेरे सर से मेरा ताज हट गया, मेरा खावंद मर गया और मैं लावारिस हो गई। आसफ छोटा सा बच्चा है, जबकि बाबा करमदीन को आप देख रहे हैं। हम सब इसका क्या बिगाड़ सकते थे? कमज़ोरों को यहाँ कौन सुनता है? आसिफ की माँ ने रोते हुए कहा। रो नहीं बहन, सब ठीक हो जाएगा। तुम अब लवारिस नहीं हो, मुझ जैसे बहुत से भाइयों की बहन हो। ये लिबास बेशक अभी मत पहनो, लेकिन इसे अपने पास रख लो। जल्द वो वक्त आ जाएगा जब तुम इसे फ़ख्र से पहन सकोगे, इमरान ने आसिफ की माँ के सर पर हाथ रखते हुए कहा। और आसिफ की माँ ने खामोशी से लिबास का डब्बा इमरान के हाथ से ले लिया। आसिफ, ये तुम्हारे लिबास हैं, खिलौने और ये घड़ी, और तुम अब बादामों की गिरियाँ नहीं निकालोगे बल्कि स्कूल में पढ़ोगे, समझे? इमरान ने दो और बड़े डब्बे उठाकर आसिफ की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो आसिफ बे इख्तियार खुशी से उछलने लगा।